ध्यान संध्या उपासना के क्रम में आज की हमारी यह 34वीं कक्षा है। तो ध्यान का प्रसंग हमारा चल रहा था कि जब हम उपासना में बैठते हैं तो उपासना में जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। तो ध्यान में जो चिंतन चलता है, जो विचार चलते हैं, उन्हीं विचारों में, उन्हीं वृत्तियों में हम अविद्या को कैसे पकड़ें, अविद्या की पहचान कैसे करें। और यदि अविद्या पकड़ में आ रही है, पहचान हो रही है, तो उससे संबंधित जो वृत्तियां हैं या उससे संबंधित जो संस्कार हैं, उनको दुर्बल कैसे करें, कमजोर कैसे बनाएं, ताकि वो हमारी उपासना को बाधित ना करें और हमारे व्यवहारिक जीवन को भी बाधित ना करें। तो अविद्या को लेकर हमने खूब विस्तार से बातें रखी। ये चारों बिंदु हमारे हो चुके हैं। एक छोटी सी बात इसी से संबंधित और बची है, बस छोटी सी है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, किसी व्यक्ति का अपना कोई बिजनेस है, तो उस कंपनी का जो मालिक है, जो उसका संचालन करता है, उसकी देखरेख करता है, तो आपने देखा होगा कि हर कंपनी का मालिक या जो उसका संचालक है, चलाने वाला है, वो अपने यहाँ जितनी भी सारी पैसे से संबंधित गतिविधियां हैं, धन से संबंधित आर्थिक गतिविधियां हैं, उन सबको ठीक से मैनेज करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए एक अकाउंटेंट अपने यहाँ पर रखता है। जो बड़ी कंपनियां हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए रखते हैं, और छोटी कंपनियां, छोटे जो लोग हैं, छोटा व्यवसाय करते हैं, वो सामान्य रूप से कोई अकाउंटेंट अपने यहाँ पर रखते हैं। अकाउंटेंट का काम होता है बैलेंस शीट बनाना। इसको सामान्य भाषा में समझें तो एक प्रकार से पूरी कंपनी का जितना भी ब्यौरा है, खर्चे संबंधी चीजें हैं, आय संबंधी चीजें हैं, संपत्ति संबंधी मामले हैं कि कुल कंपनी की कितनी संपत्ति है, कितना धन है, कितना माल है, मशीनरी कितनी है, कर्मचारी कितने हैं, सैलरी उनको कितनी दी जाती है, कितना किस पर गया, किसने एडवांस लिया। तो ये सारी जानकारियां वो एक व्यक्ति संभाल के रखता है, और उनका ब्यौरा जितना भी है, सारा एनालाइज जो है, उसको अपने कंप्यूटर में सुरक्षित रखता है। ये सारी जानकारियां उस व्यक्ति के पास होती हैं। अगर हम उससे कुछ पूछना चाहें, कंपनी का कर्मचारी कुछ पूछना चाहे या कंपनी का मालिक कुछ पूछना चाहे कि इस बार कितना प्रॉफिट रहा, नेट प्रॉफिट कितना रहा, कंपनी की कुल आय कितनी रही पूरे वर्ष भर की या पूरे महीने भर की, तो वो एक दो सेकंड में या कुछ सेकंडों में वो अपने कंप्यूटर को खोल करके बता देता है कि इस बार का इतना मामला रहा, इतना खर्चा, इतने एक्सपेंडिचर रहे, और बाकी बाकी लाइबिलिटीज, एसेट्स जितने भी हैं, संपत्तियां, देनदारियां, सबकी जानकारियां उस कंप्यूटर में उसके पास होती हैं। बहुत कम समय में वो अपने मालिक को बता देता है, और मालिक के पास भी इन सब का एक्सेस होता है। कहने को तो मालिक भी अपने कंप्यूटर में इन सब चीज़ों को सुरक्षित रखता है। तो एक बड़ी मुख्य बात यहाँ से सीखने वाली ये है कि किसी भी कंपनी के सही संचालन के लिए उस कंपनी की सारी आर्थिक गतिविधियाँ, ये संपत्ति संबंधी गतिविधियाँ एक कंप्यूटर में, एक सिस्टम में सब सुरक्षित होती हैं, बनानी होती हैं, बनानी पड़ती हैं। अगर उनका मैनेजमेंट ठीक से ना हो तो कंपनी को ज़्यादा दिन चलाना संभव नहीं है। मामला ऐसे जवान पर रखना, ऐसे कि उनको याद रख के चला लें, कितना खर्चा हुआ, किसको कितने पैसे दिए, कितने देने हैं, कितनी देनदारियां हैं, लोन कितना लिया था, कितना पट गया है, ब्याज दरें कितनी हैं, ये सब कुछ जितना भी कुछ है, वो एक व्यक्ति सारी चीज़ें याद नहीं रख सकता। उसके लिए कंप्यूटर में विधिवत वो सारी शीट बना के रखता है, सब कुछ वो फाइल्स बना करके रखता है ना। सामान्य जीवन में हम ये देखते ही हैं। अगर इसमें कुछ लापरवाहियां होती हैं अकाउंटेंट की ओर से, तो फिर कंपनी को बहुत हानियां होने की संभावनाएं रहती हैं, ये हम सब जानते हैं। तो एक बहुत अच्छे अकाउंटेंट का या बहुत अच्छे सीए का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है, जिसका अनुभव बहुत अच्छा हो, जिसकी पढ़ाई लिखाई, जानकारियाँ, सब चीज़ें बड़ी अच्छी रही हों। उसी को कंपनी रखना चाहेगी, उसी के हिसाब से उसको सैलरी देगी। तो वैसे ही अध्यात्म की दुनिया में भी हमको खुद का ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना पड़ेगा। बहुत रोचक बात है। हम जहाँ जिस अध्यात्म की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, हम जिस अंतर जगत की यात्रा में जा रहे हैं, हम जिस अंतर जगत की दुनिया में यात्रा कर रहे हैं, वहाँ भी कुछ कुछ इसी प्रकार की बैलेंस शीट बनानी होती है। अब ये वैसे तो नहीं बनेगी कि पूरा एक कंप्यूटर लेके बैठेंगे, उसमें
एक्सेल फाइल खोलेंगे या बाकी और फाइल खोलेंगे और उसमें जा कर के बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें मुंह ज़बानी याद रख सकते हैं, यानी अपने मन में वो एक सारी सूचियाँ बना के रख सकते हैं। यदि उनको फिजिकली नोट्स के रूप में बना कर रखेंगे तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन एक साधक के मन में ये बैलेंस शीट बनी हुई होनी चाहिए। उसको अपनी सारी जानकारियाँ, अपनी पूरी यात्रा की गतिविधियाँ पता होना चाहिए। जैसे कंपनी के मालिक को पता होना चाहिए कि इस बार इस वर्ष खर्चे कितने हुए, पिछले वर्ष कितने हुए, इन्वेस्टमेंट कितना था, प्रॉफिट कितना रहा। सारी जानकारियां वो रखता है, किसका कितना शेष था, लोन कितना बचा हुआ है। एक मोटा मोटा खाका उसके दिमाग में रहता है, तो कहाँ से क्या करना है, कंपनी को और कितनी ग्रोथ ग्रोथ देनी है, कितनी चल रही है, ये सब उसके दिमाग में एक मोटा मोटा ड्राफ्ट जैसा बना रहता है। तो हमारी भी बातें जिन चीज़ों को लेकर चल रही हैं, जिन वृत्तियों को लेकर हम बात कर रहे हैं, एक मोटा मोटा खाका, एक ड्राफ्ट, एक प्रारूप हमारे मन में खिंचा होना चाहिए, बना होना चाहिए, ताकि हमको ये तो पता चलता रहे कि काम कहाँ करना है ध्यान में बैठ कर के, इस अंतर जगत की यात्रा में पहुंच कहाँ तक गए हैं, उपलब्धियां कितनी हुई हैं हमारी। नहीं तो एक ढर्रे पर गाड़ी चलती रहेगी, एक लीक पर चले जा रही है, या कहीं कि एक सर्कल में बस हम घूमते जा रहे हैं। सुबह शाम की उपासना पिछले कितने वर्षों से करते आ रहे हैं, कुछ पता थोड़ी चलेगा, कुछ पता नहीं चलता। कहाँ तक आ गए, हमारी यात्रा कितनी पूरी हो गई, क्लेशों को कितना क्षीण कर लिया, या क्लेशों को कितना समझा है, इसके संस्कार कितने गहरे हैं, अभी कौन से संस्कार बचे हुए हैं, कौन से पर काम करना अभी बाकी है, किन की स्थितियाँ कितनी गहरी हैं, कौन से संस्कार लाभकारी हैं, कौन से हानिकारक हैं, कौन सी वृत्तियाँ उपयोगी हैं, कौन सी हानिकारक हैं। इन सब का हमको एक आंकड़ा, एक ब्यौरा पता होना चाहिए, हम जाने, हम समझें उनके बारे में। तो जब शुरुआत होती है, जब आरंभ होता है, तो थोड़ी सी समस्याएं आती हैं कि इतना कौन कैसे करे। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए, उसने बी कॉम एम कॉम की और वो किसी कंपनी में गया कि आप मुझे नौकरी दीजिए, तो वहाँ उसको अकाउंटेंट बनाने के लिए कंपनी के मालिक ने कहा कि हम आपको बनाएंगे। उसको सारी बातें समझाई बताई कि देखो भाई, ये सारा मामला है, ये आपको मैनेज करना है, क्या आपके पास अनुभव है। इसने कहा नहीं जी, मैं फ्रेशर हूँ, मैं अभी नया नया आया हूँ, तो मुझे ज़्यादा जानकारियाँ हैं नहीं। तो कंपनी के मालिक कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको सिखाएंगे, समझाएंगे, ये पुराने वाले जो अकाउंटेंट है ना, ये आपको बताते रहेंगे। अब जब इसके सामने एक साथ इतनी सारी चीज़ें कंपनी की आती हैं तो थोड़ा सा परेशान होता है, दुखी भी हो जाता है। इतना सारा मैं कैसे संभाल पाऊंगा, इतनी बड़ी कंपनी की इतनी गहरी चीज़ें मैं कैसे संभालूंगा। ऐसा होता है सामान्य रूप से जब कोई पहली पहली बार व्यक्ति इस प्रकार की नौकरी में जाता है। तो थोड़ी से दिन संभावनाएं समस्याएं रहती हैं, लेकिन समय के साथ साथ वो चीज़ों को मैनेज करता है, धीरे धीरे उसके हाथ में नियंत्रण में चीज़ें आ जाती हैं और फिर पूरी कंपनी को वो अकेला व्यक्ति संभालने लगता है। ऐसा खूब देखा जाता है, आप कहीं भी किसी भी कंपनी में चले जाइए, यही व्यवस्था देखने को मिलेगी। तो वैसे ही अध्यात्म की दुनिया में जब हम अभी नया नया आगे बढ़ रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो जब इतनी सारी बातें पिछले 34 कक्षाओं में या 33 कक्षाओं में हुई हैं, तो किसी को लगेगा कि राग द्वेष अविद्या, और अविद्या के भीतर भी ये इतनी सारी चीजें कौन करे, कौन कहाँ तक समझे, कहाँ कहाँ तक एक एक वृत्ति को पकड़ें, कैसे करें। ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ऐसा लगेगा। और जब हम वृत्तियों को देखेंगे, वृत्तियों को पकड़ेंगे, बहुत सारी वृत्तियां एक साथ आएंगी, तो वहां भी कुछ चिंताएं हमारे साथ होंगी। इतनी सारी हैं, किस पर काम करूं, पहले किसको लूं। जब पुराने संस्कार उखड़ के आएंगे, वो निकल के आएंगे, तो एक चिंता रहेगी, एक समस्या सामने आएगी। क्योंकि अपने आप से जब मुंह मिलाएंगे, नजरें मिलाएंगे, तो वहां एक समस्या बनती है, कई बार साधक वहां जाके परेशान हो जाते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में परमात्मा हमारे सहायक हैं, वो ही हमको रास्ता दिखाने वाले हैं। एक बड़ी रोचक और बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ तक की प्रक्रिया में, यहाँ तक जो हमारी बातचीत हुई है उसमें ये है कि यदि कोई व्यक्ति इतनी चीजों को करने लगे, जितनी बातचीत हमने की है, यदि इनको धरातल पे उतारने लगे, यानी ध्यान में बैठकर इनको इम्प्लीमेंट करे, इन पर क्रियान्वयन करे, तो फिर आगे का रास्ता उसको खुद दिखने लगता है। आगे जाके वो सब बाधाएं उतना बाधित नहीं करती जितना आरंभ में उसको कर रही थी। शुरू शुरू में तो ऐसा समस्याएं आएंगी, लेकिन आगे चलते चलते वो चीजें बहुत आसान उसके लिए होने लगती हैं।
तो चिंता ना करें। कई लोगों के साथ, जैसे कई लोगों ने अपने अनुभव यहाँ कक्षा में रखे, मेरे साथ भी व्यक्तिगत रूप से उन्होंने रखे हैं। तो ध्यान में बैठकर जब वो अपनी वृत्तियों को उठाते हैं, संस्कारों को उठाते हैं, तो उनके लिए बड़ी बाधा होती है, बड़े परेशान जैसे कई बार हो जाते हैं। और परेशानी ऐसी होती है कि कई बार तो घबरा जाते हैं। कल भी ऐसा एक अनुभव आया एक सदस्य का, कक्षा के ही एक सदस्य हैं, उन्होंने एक अपना अनुभव रखा कि जब उन्होंने ये कुछ प्रयोग करके देखे तो थोड़ी घबराहट हुई, क्योंकि राग इतना गहराई से जकड़ा हुआ है, द्वेष इतना गहराई से मन के भीतर बैठा हुआ है, तो जब उसको खुरचेंगे भीतर से जब उसको साफ करेंगे तो कुछ तो पीड़ा होगी। तो चिंता ना करें, इस चीज़ को लेकर के परेशान ना हो। इस पे ऐसे ही धीरे धीरे काम करते रहें, एक समय के बाद जा कर के देखेंगे मामला बड़ा सहज हो जाएगा। वृत्तियां बहुत स्पष्ट पकड़ में आने लगेंगी, संस्कार भी पकड़ में आने लगेंगे, और इन वृत्तियों पर, संस्कारों पर हमारा कंट्रोल, हमारा संयम बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। आज जिन वृत्तियों पर हम संयम नहीं कर पाते, जिन इमोशंस पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते, एक समय के बाद हम देखेंगे कि उन इमोशंस पर, उन वृत्तियों पर, उन भावों पर बहुत बढ़िया से नियंत्रण हमारा बनने लगा है। यानी एक अध्यात्म जगत की दुनिया में जो परिपक्वता होनी चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए, वो आने लगेगी। अभी तो एक लड़खड़ाहट जैसी है, जैसे एक छोटा सा शिशु होता है, वो चलना शुरू करता है, लड़खड़ाता है, गिरता है, घुटने छिलते हैं, चोटें लगती हैं। तो अभी हमारी हालत भी वही है कि इस प्रक्रिया में थोड़ा सा तो चोटें आएंगी, थोड़ी थोड़ी परेशान होंगे, लेकिन आगे आने वाले समय में घुटने मजबूत हो जाएंगे। एक और बड़ी मजेदार बात इसमें ये है कि जैसे जिस प्रक्रिया से हम लोग बढ़ रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों की दी हुई एक पद्धति है, प्रक्रिया है। ये कोई मेरी बनाई हुई नहीं है कि मैंने बनाई है, हमारे पूर्वजों ने हमें दी है। तो जब हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा ये परेशानियां जब आएंगी, चिंताएं आएंगी, हम अपने संबंधियों के सामने रखेंगे, गुरुजनों के सामने इन समस्याओं को रखेंगे कि ऐसा ऐसा चल रहा है, भीतर ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। तो वही हो सकता है हमारे परिचित साथी साधक, हमारे जो परिचित साधक हो सकते हैं, हमारे साथी हो सकते हैं, वो जब इन बातों को सुनेंगे तो हंसेंगे वो कहेंगे कि आपसे बढ़िया तो हम ही हैं। हम वो 10 मिनट साधना करते हैं, साधना नहीं, संध्या 10 मिनट होती है, 15 मिनट होती है, मंत्र का पाठ करके 2 माला जप दी हमने, हमने इस मंत्र की माला जप दी, हम उठ जाते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, और आप तो परेशान रहते हो। क्यों वृत्तियों को पकड़ रहे हो, क्यों वृत्तियों को उठा रहे हो, क्यों उनमें उलझ रहे हो, ऐसा कहेंगे वो। तो अंततः उनसे एक प्रश्न करना है कि ये बताइए कि आपने जो 10-15 मिनट वाली उपासना की, हाँ सुख मिला, अच्छी बात है, आप वहाँ से शांति लेकर के उठे, खुश रहे, बढ़िया है, वो तो सबको ही होता है वो लाभ। लेकिन अंततः इतना कुछ करके आपने क्या उपलब्धियां प्राप्त की ध्यान में, वो बताइए। मतलब लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, ऐसे ही प्रेम से, विनम्रता से ऐसे बात करनी है सामने वाले व्यक्ति से कि आप बताइए आपकी उपलब्धियां कितनी रही। तो मामला आप समझते हैं कि कैसा आएगा उधर से। ज़्यादा कोई उपलब्धियां होती नहीं हैं, वो बढ़िया है कि वो व्यक्ति अपने तरीके से उपासना कर रहा है, लेकिन इस अंतर जगत की यात्रा में मुख्य खेल तो वृत्तियों का है, और योग दर्शन की शुरुआत ही वृत्तियों को समझने से हो रही है। तो पहले उन्हीं को हमें समझना है। तो अविद्या का प्रसंग हमारा पूरा हो गया था। तो किस किस पर हमारी बात हुई, एक बार मोटा मोटा देख लीजिए। राग पर हम बात कर चुके थे, द्वेष की वृत्तियों या संस्कारों पर बात कर चुके थे, और अविद्या और अविद्या के ये जो 4 भाग हैं, इन पर हम बात कर चुके हैं। अब इसमें क्लेशों के अंतर्गत बस 2 चीजें और बचती हैं हमारी, एक तो अस्मिता और दूसरा है अभिनिवेश। आप सोच रहे होंगे कि क्रम से क्यों नहीं बताया। क्रम तो ये होना चाहिए था कि पहले अविद्या को बताते, फिर अस्मिता को, फिर राग को, फिर द्वेष को, फिर अभिनिवेश को। तो समझने की बात है, जब हम राग से लेकर चले थे तो थोड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि राग को पकड़ना, राग को समझना आसान है, द्वेष को पकड़ना बहुत आसान है, उस पर काम करना आसान है, इसलिए पहले वो ले लिए थे। लेकिन सबके मूल में तो अविद्या ही होती है। राग भी पैदा होता है तो इस अविद्या से ही, द्वेष भी पैदा होता है तो अविद्या से ही, अस्मिता आती है वो भी अविद्या से ही आती है, और ये अभिनिवेश आता है वो भी अविद्या से ही आता है। तो कोई बात नहीं, क्रम से ना भी चल पाए, लेकिन हम एक एक को बढ़िया से समझेंगे, अच्छे से देखेंगे। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस
बिंदु को लेने वाले हैं, अस्मिता को। ये भी एक क्लेश है। तो ये जो अस्मिता नाम का क्लेश है, सबसे ज्यादा समस्या इसी में रहती है। जिस समय हम योग दर्शन पढ़ रहे थे, तो योग दर्शन पढ़ते हुए अस्मिता नामक क्लेश को लेकर के बड़ी दुविधाएं रहती हैं। थ्योरेटिकल समझना बहुत आसान है इसको, यानी जब हम सैद्धांतिक रूप से शास्त्र में पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल के रूप में इसको करना उतना ही मुश्किल काम है। आसान नहीं होता अस्मिता को समझ पाना कि अस्मिता क्लेश है किस रूप में हमारे भीतर, ये किस तरह से हमको प्रभावित करता है। तो आज हम थोड़ा प्रैक्टिकल के रूप में इस पर बात करेंगे, तो थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, क्योंकि यदि ये चर्चा यहाँ निकल गई और आपने इस पर थोड़ा गंभीरता से ध्यान नहीं दिया ना, तो फिर से मुश्किल हो जाएगा ये। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से, एकाग्रता से इस विषय को समझिएगा। अस्मिता क्या है? पहले तो मोटा मोटा ऐसे ही समझते हैं। अस्मिता का सीधा सा मतलब ये है कि कोई साधक, कोई व्यक्ति ये भेद ना कर पाए कि आत्मा क्या है और मन क्या है, और ये कैसे महसूस ना कर पाए? अनुभूति के आधार पर, अनुभूति के स्तर पर जाकर। बाहर से थ्योरी के रूप में, सिद्धांत के रूप में तो वो समझता है, शब्दों से तो वो जानता है कि हाँ आत्मा अलग है, मन यानी बुद्धि अलग है, जानता है, पढ़ रखा है, खूब सुन रखा है, इधर उधर बातों में भी खूब ये चर्चाएं होती रहती हैं। ये साधक बाहर से समझता है, पढ़ रखा है, इतनी समझ है, लेकिन मुख्य बात है कि इस बात की अनुभूति कितनी कर पाता है, अनुभूति के स्तर पर जाकर इन चीजों को कैसे देख पाता है, ये मुश्किल काम है। और इसी को समझने का नाम है कि हमने अस्मिता क्लेश को समझ लिया, अस्मिता क्लेश की वृत्तियों को समझ लिया, इसकी वृत्तियां कैसे इम्पैक्ट डालती हैं, इसके संस्कार कैसे बनते हैं भीतर। और ये अपने आप में इतना जटिल क्लेश है कि इसी के होने से बहुत सारे बंधन हैं, इसी के होने से बहुत सारी गड़बड़ झाला हमारे भीतर है। तो आइए थोड़ा सा दोनों का अलग अलग देख लेते हैं कि कैसे अस्मिता क्लेश हमारे भीतर काम करता है। तो दो चीजें मैंने आपको बताई, एक तो आत्मा और एक मन। आत्मा को इधर रख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और मन को इधर रख लेते हैं राइट हैंड साइड में। मन, जब मैं मन कहूँ तब भी आप वही समझिएगा, मैं चित्त बोलूँ तब भी आप वही समझिएगा कि एक ही बात चल रही है, या मैं बुद्धि भी बोलूँ तब भी वही बात है। अब आप ये इस बात पे मत अड़िएगा कि ये तीनों तो अलग अलग चीजें होती हैं, लड़िएगा मत, आप झगड़िएगा मत मुझसे, क्योंकि ये सब बातें हम कर चुके हैं पहले भी। इन तीनों चीजों को अभी एक मानिए कि ये अंतःकरण का हिस्सा हैं, एक ही बात है ये। तो आत्मा को हम चेतन मानते हैं, ये तो पढ़ रखा है, समझ रखा है, और ये जो चीजें हैं मन बुद्धि चित्त कह लीजिए, ये जड़ है, ये हम सब जानते हैं। आत्मा एक चेतन सत्ता है और मन जो है एक जड़ सत्ता है। आत्मा के भीतर इच्छाएं होती हैं, मन के भीतर अपनी इच्छाएं नहीं होती, होती वो आत्मा की ही इच्छाएं हैं। आत्मा के भीतर भी ज्ञान होता है, मन के भीतर भी ज्ञान की स्थितियां होती हैं। अब मैं जो अगली बात बोलूंगा ना, वो थोड़ी अटपटी लगेगी और वही समस्या होती है जो कक्षा में भी हो रही थी। वो क्या है? आत्मा की भी वृत्तियां होती हैं, मन की भी वृत्तियां होती हैं, है ना? अब थोड़ी सी परेशानी हुई होगी, अब थोड़ा सा लगा होगा कि यहीं आके तो उलझने होती हैं, हम कैसे पहचाने? आत्मा की वृत्तियां अलग हैं, मन की वृत्तियां अलग हैं। तो इस विषय को वैसे तो वहां भी खोला गया था, लेकिन चूंकि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हम इस पर एक प्रयोगात्मक विश्लेषण कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको आइए एक बार फिर से समझते हैं। पहले हम मन की वृत्ति को समझते हैं, मन की वृत्तियां क्या हैं। वही सामान्य रूप से जिसकी खूब व्याख्याएं मैं कर चुका हूँ, योग दर्शन की कक्षा में भी और यहाँ भी ध्यान संध्या उपासना की कक्षाओं में भी की हैं, कि इंद्रियां बाहर से किसी विषय को पकड़ती हैं और एक संवेदना, एक इंफॉर्मेशन, एक डाटा मन के भीतर तक गया है, ये मन की वृत्ति है जो इंद्रियों के माध्यम से अंदर तक आई है। यानी चित्त के भीतर जाकर एक डाटा स्टोर हो गया, एक चित्त के भीतर जाकर के एक इंफॉर्मेशन, एक जानकारी, एक संवेदना, या कहीं एक वृत्ति स्थापित हो गई है। किस रूप में स्थापित होती है? संस्कार के रूप में। एक जानकारी, एक ज्ञान है उसके भीतर, बोध हो गया है, मन के भीतर है, अभी अभी आत्मा तक बात नहीं गई है।
मन तक वो जो कुछ हुआ है ये मन की वृत्ति हुई। मन किसी इंद्रिय पर लगा, मन आंख पर लगा, आंख ने किसी बाहर के विषय को देखा, ये भी मन की ही वृत्ति है जो अंदर से बनी है। मन नासिका इंद्रिय पर लगा, नासिका ने किसी वस्तु को सूंघा और उसकी संवेदना अंदर तक गई, उसका ज्ञान अंदर तक गया कि गंध किस चीज की थी। ये मन की वृत्ति है। अभी मैं मन की ही बात कर रहा हूं, अभी आत्मा पर बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी आप केवल इस राइट हैंड साइड वाले पार्ट पर ही ध्यान दीजिएगा। तो मन ने त्वचा पर जाकर केंद्रित किया, त्वचा ने किसी चीज को स्पर्श किया, बाहर से पता चला कि कोई वस्तु गर्म है, ठंडी है, मुलायम है, कठोर है, कैसी है, खुरदरी है या जो भी है, उसका संवेदना, उसका ज्ञान मन तक गया, मन के भीतर जाकर स्टोर हो गया, मन के भीतर जाकर स्थापित हो गया। ये भी मन की वृत्ति है ना। आसान है इतना समझना। मन हमारा कर्ण इंद्रिय पर जाकर लगा, कान पर लगा, बाहर से कोई शब्द आया, स्वयं से भी आ जाते हैं और कई बार मन को भी लगाना पड़ता है उस इंद्रिय पर, तो भी वो संवेदनाएं, वो वृत्तियां अंदर तक आती हैं। तो बाहर से कोई शब्द आया, मन तक पहुंचा, मन में जाके वो स्टोर हो गया, स्थापित हो गया, ये भी मन की वृत्ति है। तो सभी इंद्रियों पर ऐसा ही घटा लेंगे हम। ठीक है। तो मन तक जो इंफॉर्मेशन, जो डाटा, जो ज्ञान, जो बोध पहुंच रहा है, ये सब मन की वृत्तियां हैं। तो अभी आप लोग थोड़ी देर के लिए ऐसे ही प्रैक्टिकल कीजिए जैसे बैठे हैं अभी इसी समय। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं इधर से बोल रहा हूँ, आपके फोन के माध्यम से आपकी कर्नेंद्रिय तक मेरी आवाज पहुंच रही है, ध्वनि जा रही है, शब्द जा रहा है। शब्द कर्नेंद्रिय का विषय होता है, कान का विषय है। अब उस कान के माध्यम से कितनी बातें मैं जो पिछले आधे घंटे से बोल रहा हूँ, वो आपके अंदर तक, मन तक जा रहा है, मन तक ये वृत्ति पहुंच रही है ना। अब तो महसूस कर पा रहे होंगे कि हाँ, मन तक जा रहा है। भले सीधे सीधे मन पकड़ में नहीं आ रहा होगा अभी, अभी मन को नहीं समझ पा रहे होंगे कि मन है कहाँ भीतर। हम कैसे समझें? जैसे हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, कान है, अंगुलियां हैं, नाखून है, बाल हैं, इनको हम बाहर से पकड़ते हैं, समझ में आता है कि हाँ, ये एक हार्डवेयर पार्ट है, शरीर में एक ऑर्गन है, ऐसा समझ में आता है बाहर से। ये मन सीधे सीधे पकड़ में नहीं आता, आएगा भी नहीं, ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि वो है ही भीतर का मामला, वो बहुत सूक्ष्म मामला है, इतनी आसानी से नहीं समझ सकते। तो अभी उतना गहराई में जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो बाहर से ही समझ रहे हैं। ये तो सब मन का प्रत्यक्ष होना, ये तो भीतर की बात है, ये तो साधना में जाकर समझ में आएगा कि मन होता किस रूप में है, मन के भीतर चीजें कैसे चलती हैं, मन का वास्तविक स्वरूप क्या है। ये तो साधना में बैठ के उसका प्रत्यक्ष होने वाला है, साक्षात्कार होने वाला है। अभी मोटा मोटा बाहर से देख रहे हैं हम। तो मन तक चीजें पहुंच रही हैं जो मैं बोल रहा हूँ। बीच बीच में हो सकता है कहीं से बाहर से आवाज आई हो, आपके पास किसी ने आवाज दी हो, दरवाजा किसी ने खटखटाया हो, हॉर्न बजा हो बाहर से, कोई चिड़िया बोली हो, कोई संगीत आया हो, डीजे बजा हो, किसी ने और संगीत चलाया हो, ऐसा हो सकता है आपके आसपास। वहां से भी एक इंफॉर्मेशन, एक वृत्ति आपके भीतर तक गई होगी, एक सूचना गई होगी, वो भी मन की वृत्ति है। इंद्रिय वृत्ति थी, जब तक इंद्रिय से आई तब तक इंद्रिय वृत्ति थी, जब वो मन तक पहुंच गई तो वो मन की वृत्ति है। इंद्रिय की भी अपनी एक वृत्ति होती है बाहर की, लेकिन अब वो जब भीतर चली गई तो वो मन की वृत्ति है। ठीक है, आसान है इतना समझना। और देख लीजिए, और थोड़ा सा प्रयोग करिए। अभी आपके सामने स्क्रीन पर इस समय ये जो लिखा हुआ है इसको देखिए, लाल रंग से लिखा हुआ है, और इसका जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, कैसा है? सफेद है। देख पा रहे हैं चक्षु इंद्रिय से, एक इंफॉर्मेशन, एक डाटा अंदर जा रहा है, ये मन की वृत्ति है। मन की वृत्ति कहाँ जा रही है? एक ज्ञान के रूप में मन तक पहुंच रही है, ये मन की वृत्ति है। मन तक ये सब जानकारियां, बोध जाकर के इकट्ठे हो रहे हैं, और ये काम हर क्षण क्षण होता है, प्रत्येक सेकंड में होता है। किसी भी इंद्रिय पर थोड़ी देर के लिए टिक जाइए, थोड़ा देखिए, प्रयास कीजिए, है ना। कोई चीज स्पर्श करके देखिए जो आपके सामने है, जब आप स्पर्श करेंगे तो उसका ठंडापन, गर्मपन, या उसका जो खुरदुरापन है, मुलायमपन है, जो भी है, वो आप महसूस कर पाएंगे।
तो ये जानकारी जहाँ तक पहुँचती है, जहाँ जाके रुकती है, जहाँ जाके स्थापित होती है, वो मन है ना? ये मन की वृत्ति का अभी कुछ हिस्सा समझा है हमने, बस थोड़ा सा और देखिए। जब मन के भीतर जानकारियां इकट्ठी हो गई, तो अब इनको हम स्मृति के रूप में उठाएंगे, स्मृति के रूप में। तो आप याद कीजिए कोई बात, कल की बात याद कीजिए। कल आपने प्रातःकाल प्रातराश में यानी नाश्ते में क्या खाया था? याद कीजिए। कैसा था? खट्टा था, मीठा था, तीखा था? याद करके देखिए, एक याद आएगा। हम बैठे थे, हम उस टेबल पे बैठे थे या भूमि पर बैठकर हमने नाश्ता किया था। हमारे सामने दूध था, चाय थी, कॉफ़ी थी, जो भी था, बिस्किट थे। जो भी लोग जैसा नाश्ता करते हैं, आप वैसा याद करके देखिए। एक स्मृति भीतर चलेगी, भीतर ही भीतर एक याद आएगी, एक विचार चलेगा। ये जो विचार चल रहा है, ये मन की वृत्ति है। ठीक है, पकड़ पा रहे होंगे। अब कल की कुछ भी बात याद कीजिए। कल कहाँ गए थे? कल कार्यालय में गए थे, कल घर पर बैठे थे, कल हमारे यहाँ मेहमान आए थे जी, उनसे मिलने मिले थे, वहाँ मिलने गए थे, उनसे मिले थे। कोई भी एक बात याद कीजिए, कोई एक बात बस कल की। जिस समय आप याद कर रहे हैं तो मन के भीतर क्या चल रहा है? एक विचार चल रहा है, वृत्ति चल रही है। यानी कल जिस समय आप वृत्तियां बना रहे थे या बाहर से वृत्तियां जा रही थी इंद्रियों के माध्यम से, वो चित्त में संस्कार के रूप में स्थापित हो गई थी। संस्कार के रूप में, संस्कार का मतलब छाप बन रही थी मन के भीतर। और आज जब हम याद करना चाहते हैं तो वृत्ति उठ करके आ रही है। किस रूप में? स्मृति के रूप में, याद के रूप में, मेमोरी के रूप में उठ के आ रही है ना। ये मन की वृत्ति है। मन की वृत्ति को ऐसे पकड़ा जाता है। तो अभी समझ में आ रहा है कि मन की वृत्ति किस किस प्रकार में भीतर हो सकती है हमारे, कैसे कैसे वृत्तियों का ये आवागमन चलता है, व्यापार चलता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो मन के भीतर स्मृतियों के रूप में 5 साल पहले, 10 साल पहले कोई बात, पहले की कोई बात याद आ जाएगी। पहले कहाँ गए थे जी, जब हम 20 साल के थे, 21 साल के थे, 25 साल के थे, 30 साल के थे, तो हम ऐसे देखते थे, ऐसा था, हम वहाँ पढ़ते थे, हमने ये डिग्रियाँ ली, हमारा सम्मान हुआ था। ये जो पुरानी बातें याद आती हैं, मन के भीतर जो विचार चलता है, ये सब क्या है? ये मन की वृत्तियां हैं। ठीक है, मन की वृत्ति स्पष्ट हो रही होगी। अब आत्मा की वृत्ति को समझते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। मैं अभिमन्यु जी से एक बात कहूँगा। अभिमन्यु जी, यदि आप मुझे सुन रहे हैं तो आप हैं तो कक्षा में यहाँ इस समय, लेकिन कक्षा में नहीं है होते हुए भी, है ना? टाइपिंग पर हाथ चल रहा होगा आपका जरूर। आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता? तो पता चल जाता है। आप इधर ही ध्यान दीजिए, नहीं तो ऐसे चंचलता और बढ़ेगी। आप जुड़े हुए कक्षा में हैं और आपके हाथ कीबोर्ड पर चल रहे हैं, कीपैड पर चल रहे हैं, तो चंचलता बढ़ेगी। हानि आप ही की है, मेरी कुछ नहीं है। बाकी तो आप कुछ भी करिए कक्षा लेते हुए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? और ये बात अभिमन्यु जी के लिए नहीं है केवल, ये बहुत सारे लोगों के लिए है। चलिए, तो आत्मा की वृत्ति को समझते हैं थोड़ा सा। ये जो बाहर से इंद्रियों से वृत्ति आई, मन तक पहुंची, तो केवल मन तक नहीं रहती। मन के भीतर तो संस्कार के रूप में चली गई है, स्थापित हो गई है। लेकिन अब यही वृत्ति या यही संस्कार या यही सूचना या यही ज्ञान, यही बोध जब आत्मा तक पहुंचता है, आत्मा को जब उसकी अनुभूति अंततः जाकर के होती है, उसको बोलेंगे आत्मा की वृत्ति। आत्मा स्वयं मन से जाकर लगता है, या कई बार मन से संवेदनाएं अपने आप से आत्मा तक पहुंचती हैं। ये काम अपने आप चलता है। हम जो आध्यात्मिक लोग हैं, हम जो साधक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, हम ये कहते हैं कि आत्मा ही मन तक लगता है, मन कभी आत्मा तक नहीं जाता। मन तो जड़ वस्तु है, मन कैसे लग जाएगा आत्मा? मन कैसे आत्मा आत्मा को सूचनाएं पहुंचाएगा अपनी ओर से? लेकिन पहुंचाता है, ये व्यवस्था ही ऐसी है, सिस्टम ही ऐसा है। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, देखिए, और मैं थोड़ा आसान करता हूँ बात को। ये आत्मा है और ये मन है। तो हमारी एक सामान्य समझ तो ये कहती है कि आत्मा चेतन है, मन जड़ है।
तो आत्मा जहाँ चाहे मन को लगा सकता है, क्योंकि आत्मा चेतन है, मन जड़ है। चेतन ही जड़ को कहीं भी लगा सकता है, कहीं से भी हटा सकता है, उसका संचालन कर सकता है, उसका मैनेजमेंट कर सकता है। भला जड़ कैसे चेतन को कुछ कर सकता है? भला जड़ कैसे आत्मा का मैनेजमेंट कर सकता है, आत्मा को अपने हिसाब से इधर उधर कर सकता है? ऐसे सोचते हैं ना हम। लेकिन नहीं, ये काम दोनों ओर से होता है। मैं यदि चित्र के माध्यम से समझाऊं तो ऐसे, ये तीर ऐसे लगेगा। यानी आत्मा भी मन को लगा सकता है कहीं भी किसी भी विषय पर, और मन भी आत्मा को कहीं भी लगा सकता है, भले ही जड़ है। एक उदाहरण से बात को समझते हैं, बाहर का लौकिक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे रोबोट, आपने सुना होगा रोबोट की एक व्यवस्था है। तो रोबोट का उदाहरण भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमें कभी दूसरा ले लेते हैं, थोड़ा और आसान है हमारे लिए। आजकल स्वचालित गाड़ियां चलती हैं। स्वचालित का मतलब ड्राइवर लेस गाड़ियां, ड्राइवर होते ही नहीं उसमें। टेस्ला एक कंपनी है, संभवतः एलन मस्क की कंपनी है, तो उसने जो गाड़ियां बनाई हैं वो गाड़ियां ड्राइवर लेस है, उनमें ड्राइवर होता ही नहीं, और लोग धूमधाम से उनमें यात्राएं करते हैं। पूरी आगे पीछे की सीट पर विधिवत बैठते हैं, और गाड़ी में कोई ड्राइवर, वहाँ कोई उसको ऑपरेट करने वाला है ही नहीं, गाड़ी स्वयं से ऑपरेट होती है। यानी उसमें ऐसा ऐसी प्रोग्रामिंग है, ऐसे एल्गोरिदम्स हैं, जो उसमें डेस्टिनेशन डाल दिया, गाड़ी वहीं पहुंचा देगी हमको। रास्ते में कितने मोड़ आएंगे, कहाँ कितना ट्रैफिक है, वो सब अपने आप कर लेती है, सब मैनेज होता है। सामने कोई गाड़ी अचानक से आने वाली है तो ब्रेक अपने आप से लग जाएंगे। गति कितनी बढ़नी है, कितनी रहनी है, वो सब उसमें अपने आप से होता है। बैठने को बैठ भी सकता है कोई ड्राइवर उसमें, यदि उसको मैन्युअली ऑपरेट करना चाहे, कि मैं उसको स्वयं चलाना चाहता हूँ, ऐसे भी चला सकता है। लेकिन गाड़ी स्वयं से भी चलती है, रोबोटिक व्यवस्था है एक प्रकार से उसमें। तो देखिए कितनी रोचक बात है। गाड़ी आदमियों को ले जा रही है, खुद से वो काम कर रही है, भले ही जड़ है। लेकिन हाँ, मुख्य बात यह है कि उसके भीतर की जो प्रोग्रामिंग है, उसके भीतर जो सिस्टम या मैनेजमेंट है, वो किसके द्वारा किया हुआ है? एक मनुष्य के द्वारा, चेतन के द्वारा किया हुआ है। अब कोई कहे जी देखो गाड़ी तो जड़ है, और जड़ होते हुए भी ये तो मनुष्यों तक को ऑपरेट कर रही है, ये तो मनुष्यों तक को चला रही है, मनुष्यों के सारे काम स्वयं से कर रही है ना, किसी आदमी की इसमें जरूरत भी नहीं है, जड़ होते हुए भी। लेकिन अंततः तो मूल में जाकर देखेंगे कि चेतन के माध्यम से ही उसमें सारी क्रियाएं हो रही हैं। यदि वो चेतन व्यक्ति, वो ड्राइवर या वो मालिक या वो कंपनी जिसने गाड़ी को बनाया है, यदि वो उसमें से वो व्यवस्थाएं हटा ले, तो वो गाड़ी जड़ होते हुए कुछ कर नहीं पाएगी, अपने आप से कहीं जा भी नहीं पाएगी। वो पहले से उसमें प्रोग्रामिंग करनी होती है। तो वैसे ही परमात्मा की ओर से मन के भीतर एक ऐसी प्रोग्रामिंग है कि आत्मा लगाना चाहे मन को कहीं भी किसी भी दिशा में लगा सकता है। बिल्कुल आत्मा का सामर्थ्य है, आत्मा की इच्छा है, आत्मा का प्रयत्न है। उन सब अपने गुणों से, स्वाभाविक गुणों से, अपनी शक्तियों से, सामर्थ्य से मन को कहीं भी लगा सकता है। कहीं लगाना चाहता है लगा लेगा, कहीं से रोकना चाहता है रोक लेगा। ये आत्मा का अपना सामर्थ्य है। लेकिन मन भी कर लेता है आत्मा को भी इधर उधर मन भी आत्मा को कर लेता है। जैसे गाड़ी एक ड्राइवर को या गाड़ी में बैठे हुए मालिक को इधर उधर ले जाती है, अपने तरीके से चला लेती है, ऐसे मन भी करवा लेता है। कैसे करता है थोड़ा सा देख लेते हैं, उदाहरण से बात आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे आत्मा का देखते हैं सबसे पहले। ये तो हम सब जानते हैं कि आत्मा से मन को कैसे इधर उधर लगाया या ले जाया जाता है। ये आत्मा की वृत्तियों पर बात चल रही है, ध्यान से देखिए। आत्मा चाहता है, आत्मा की इच्छा हुई भीतर से। देखिए बहुत रोचक व्यवस्था है भीतर की, बहुत शानदार और बड़ी बारीक व्यवस्था है, बहुत सूक्ष्म व्यवस्था है। आत्मा चाहता है कि वो अपने फोन में कोई सीरियल देखे खोल करके। जैसे समय हो गया, मान लीजिए अब 3 बजने वाले हैं, और आप में से किन्हीं कक्षा के सदस्य का ऐसा मन है कि 3 बजे कोई सीरियल आता है, कोई चैनल विशेष पर आता होगा, वो सीरियल देखना है, या मैच आने वाला है वो मैच देखना है। तो 3 बजने वाले हैं, आत्मा के भीतर इच्छा हुई। तो अब ऐसा थोड़ी होगा कि आत्मा मन को आदेश देगा, आ, और मन हस्तेंद्रिय को, हाथ को आदेश देगा, फिर आँखों को आदेश देगा। आँखें इस पर फोन की स्क्रीन पर जाएंगी, हाथ उठेंगे, अंगुलियां उठेंगी, वो जाकर स्क्रॉल करेंगी, या जो भी टाइप करना है, सर्च करना है वो करेंगी। वो सब इच्छा मात्र से हो जाता है।
ये जो हम कहते हैं ना कि आत्मा मन को आदेश देता है, वो उसको आदेश देता है, ऐसा कुछ नहीं चलता। या चलता भी होगा आदेश जैसा कुछ, जिसको मोटी मोटी भाषा में कह भी देते हैं कि हाँ आदेश देता है, वो हो सकता है होता हो, लेकिन वो इतने सूक्ष्म समय में, माइक्रो सेकेंड्स में, या और भी नैनो सेकंड में, और भी सूक्ष्म से सूक्ष्म समय में जा करके देखें तो वो इतने कम समय में आत्मा बस इच्छा करता है और हाथ कब उठ जाता है हमारा, कब जाके स्क्रॉल कर देते हैं या सर्च बार में जाकर के सर्च करते हैं, कीपैड पे जाके टाइप करते हैं, ये सब इच्छा मात्र से हुआ है। ये आत्मा की वृत्ति है जिसने मन को एक कमांड दी, मन ने हाथ को कमांड दी और हाथ ने जाकर के वहाँ टाइपिंग की। वैसे ही मन ने क्षमा कीजिए, आत्मा ने मन को कमांड दी, मन चक्षु इंद्रिय पर लगा, आंख पर, और आंख जाकर के फोन की स्क्रीन पर पहुंच गई थी। ये काम कितनी जल्दी हो जाता है? क्या हम उस भेद को, उस समय को पकड़ सकते हैं कि ये काम कब कब में हो गया था, या कितना समय लगा इस काम को होने में? अभी तो आंख थोड़ा दूर थी, उधर से मैं अपने चेहरे को घुमा करके लाया, और जैसे ही फोन की स्क्रीन पर या टीवी स्क्रीन पर ला करके रखा, इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय भीतर से लगा, भीतर से। वो पूरी कमांड प्रोसेस में कितना ड्यूरेशन था, क्या हम पकड़ पाते हैं उसको? नहीं पकड़ पाते। सोचिए व्यवस्था कितनी बारीक, कितनी सूक्ष्म और कितनी शानदार है। ये आत्मा की वृत्ति है। जब आत्मा मन को आदेश देता है, कमांड करता है, इच्छा मात्र से करता है, इच्छा मात्र से ही प्रयत्न भी हो जाता है। इतनी अद्भुत व्यवस्था है। इच्छा करता है बस केवल, और उसी से सब कुछ हो जाता है। तो ये तो हुई आत्मा की वृत्ति, जब आत्मा मन को कहीं लगाना चाहता है, किसी इंद्रिय पर या किसी बाहर के विषय पर लगाना चाहता है, कोई बोध करना चाहता है, कुछ जानना चाहता है, कुछ देखना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना चाहता है। ये आत्मा की वृत्तियां हैं ये सब। और बाहर से जो विषय आया, जो ज्ञान आया, जो बोध आया, वो आत्मा तक पहुंचा, और आत्मा को जो ये बोध हुआ है, ये भी आत्मा की वृत्ति है। कुल मिलाकर आत्मा को बोध होने में जो प्रक्रिया है, जो व्यवस्था है, वो आत्मा की वृत्तियां हैं। इतना मोटा मोटा समझ लें हम। अब ये कहने को तो मैंने कह दी ये बातें, है ना, लेकिन ये कही हुई बातें भी केवल कही हुई बातें हैं, शब्द मात्र हैं, एक इन्फॉर्मेशन है। इसको अंदर जाकर अनुभूति के स्तर पर भी देखना पड़ेगा, हमको स्वयं अनुभूत करना पड़ेगा, खुद से जाकर के ये प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि ये बारीकी व्यवस्थाएं कैसे काम कर रही हैं, और ये कैसे करना है, ये ध्यान में बैठकर करना है। ऐसे सामान्य रूप से तो समझ में भी नहीं आएगा, सामान्य रूप से तो करेंगे तो उतना गहराई में हम नहीं जा पाएंगे, उतनी बारीकी से नहीं देख पाएंगे। लेकिन ध्यान में चूंकि बाकी वृत्तियों को रोक रखा है, एकाग्रता है, मन शांत है, तो इस चीज को देखना बहुत आसान है। तो मन की वृत्तियां और आत्मा की वृत्तियां दोनों अलग अलग हो गई, है ना। और भी बात करेंगे इस पे, लेकिन अब देखिए अस्मिता क्या है। तो जब मन की वृत्तियों और आत्मा की वृत्तियों में भेद नहीं हो पाता, इसी का नाम अस्मिता है। और हम इसी में तो जीते हैं। हमारा सारा पूरा व्यवहार, पूरे दिन भर की जो गतिविधियां हैं, वो इसी अस्मिता क्लेश में ही चलती हैं। क्या भेद कर पाते हैं हम? भोजन कर रहे हैं, भोजन करने की प्रक्रिया में क्या हमको पता चलता है कि इस समय जो भी बोध हो रहा है कि भोजन खट्टा है, मीठा है, तीखा, चरपरा, नमकीन, जैसा भी है, ये मन की वृत्ति तो अलग थी और आत्मा को होने वाला बोध अलग था। चक्षु इंद्रिय की वृत्ति एकदम अलग थी। जो चक्षु इंद्रिय को थोड़ी देर के लिए शांति मिली, जो जिह्वा को रस मिला, वो एक अलग वृत्ति थी। मन को जो बोध हुआ खाने का, मन तक जो एक सूचना पहुंची, वो अलग थी। और आत्मा को जो अंततः जाकर के बोध हुआ, वो एक अलग था। आत्मा ने जो इच्छा की और आत्मा ने जो मन को कमांड दी, मन जो जाकर के जिह्वा इंद्रिय पर केंद्रित हुआ या हाथ से भोजन उठाया, वो एक कमांड अलग थी। वो वृत्तियां अलग चल रही थी तीनों की, आत्मा की अलग, मन की अलग और इंद्रिय की अलग। नहीं हो पाता ना, व्यवहारिक जीवन में नहीं कर पाते हम इतना, और इतनी सूक्ष्मता में जाके कौन करे? एक ये भी तो प्रश्न आएगा ना, इतनी सूक्ष्मता में जाके कौन करे? फिर तो भोजन का मजा ही खत्म हो जाएगा, अब तो हम इन पे ही लगे रहेंगे, है ना, एक बात ये भी आएगी। तो उतना करना भी नहीं है, हर व्यवहार में जाकर हम कर भी नहीं सकते। लेकिन एक गंभीर जो साधक है, जिसने वास्तव में पहचान लिया कि अस्मिता क्लेश क्या है, ये मेरे भीतर कितनी मात्रा में है,
फिर उसको ज़्यादा उतना करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि वो उतनी ध्यान से बैठ के देखेगा कि कौन सी आत्मा की वृत्ति थी, कौन सी मन की वृत्ति थी, कौन सी इंद्रिय की वृत्ति थी। सब में अलग अलग भेद करके देखेगा, उसको समय ही नहीं लगेगा, इतनी आसानी से हो जाएगा। याद कीजिए, जैसे मैंने एक दिन आपको मेडिकल स्टोर वाला उदाहरण दिया था ना, कि जब कोई लड़का नया नया मेडिकल स्टोर पर आकर के इस काम सीखता है तो बड़ी दिक्कतें आती हैं उसको वहाँ काम सीखने में। कौन सी दवाई कहाँ रखी है, उसकी एक्सपायरी डेट कितनी है, एक्सपायर्ड दवाइयाँ किधर रखी हुई हैं, और जो जेनरिक हैं, जो भी सही दवाइयाँ हैं वो किधर रखी हुई हैं, या ये सिरप किधर हैं, या जो भी अलग अलग वो पूरा मैनेजमेंट है। और उसको बहुत टाइम लगता है, कोई भी टैबलेट या कोई भी कैप्सूल खोजने में, कोई इंजेक्शन देखना हो उसमें बहुत समय लगता है ना। लेकिन एक समय के बाद आते आते, अगर वो मान लीजिए दुकान में लेटा हुआ है, उसको नींद आ गई कुर्सी पर ही, और अचानक से कोई ग्राहक आ जाए और वो कहे भैया दवाई देना, अभी नींद जैसी स्थिति में है लेकिन अचानक से उठता है और नींद जैसी स्थिति में तुरंत लाके सटीक दवाई दे देता है। अब उसको सोचना भी नहीं पड़ता कि कौन सी दवाई किस खाने में रखी होगी, जबकि सैकड़ों प्रकार की दवाइयाँ हैं और अलग अलग उनके बैच नंबर्स हैं, उनके अलग अलग एक्सपायर्ड डेट हैं, सब पता है उसको, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, सब मैनेजमेंट उसका इतना शानदार है। वैसे ही जब व्यक्ति एक बार ध्यान में बैठ कर के आराम से समझने लगेगा कि आत्मा की वृत्तियाँ कौन सी हैं, मन की वृत्तियाँ कौन सी हैं, जब उसको ये भेद समझ में आ जाएगा, इनके भेद को पकड़ लेगा, तो समझिए वो अस्मिता क्लेश दूर होने लगा है। अब अस्मिता क्लेश कमजोर पड़ने लगा है, और हर व्यवहार में करेगा इस काम को। ध्यान से समझिए। तो जो मैं कह रहा था कि भोजन करते समय कोई व्यक्ति अब इन इन वृत्तियों को पकड़ेगा या भोजन करेगा, भोजन करते करते ये सब हो जाएगा, और ये कोई अलग बात नहीं है। भोजन के करने करने में ही जो रस आ रहा है, जो बोध हो रहा है, भोजन किस रंग का है, कैसी गंध आ रही है, कैसा रस आ रहा है, उन्हीं सब प्रक्रियाओं में भोजन का भी आनंद लेगा, रस लेगा, और इस पूरी प्रक्रिया में सस्मिता क्लेश पर भी उसका पूरा ध्यान रहेगा। अब आप थोड़ा विचार करके देखिए, अस्मिता क्लेश पर हमारा कितना ध्यान रहता है। हमने आज तक ध्यान करते हुए, साधना करते हुए, उपासना करते हुए इस अस्मिता क्लेश को कितना सीरियसली लिया था, जबकि ये दूसरे नंबर पे रखा ऋषि ने। यहाँ पर देखिए, राग और द्वेष से भी इसको पहले रखा है, इतना भयानक होता है ये सारे बंधनों की जड़ अंततः यही है, अविद्या ही होती है। इसके भीतर भी एक प्रकार से अविद्या ही कहेंगे इसको भी। तो सीरियस मामला है, गंभीर है, ये भी ऐसे हल्के में नहीं छोड़ सकते अस्मिता क्लेश को। जब बात आती है अध्यात्म की, जब बात आती है क्लेशों को समझने की, जब बात आती है अष्टांग योग की, तो हम बहुत बातें करते हैं। अगर हम व्याख्या करने को कहते हैं ना अष्टांग योग की, ध्यान की, साधना की, उपासना की, तो हम बाकी विषयों पर खूब बोल लेंगे। हो सकता है राग द्वेष पर तो हम खूब बोल लें, खूब चर्चाएं कर लें, हम अविद्या पर खूब बातचीत कर लेंगे, है ना। अस्मिता पर आने पर पता नहीं क्यों बातें नहीं करते। बातें इसलिए नहीं करते क्योंकि पता ही नहीं है, काम किया ही नहीं। इन पर व्याख्याएं उतनी मिलती भी नहीं, लेकिन महर्षि व्यास जी ने बहुत बढ़िया से खोला इसको। वहाँ पर हमने बातें भी की थी इसके बारे में, वहाँ मैंने वहाँ भी विस्तार से बताया। लेकिन चूंकि अब प्रयोगात्मक क्रियात्मक बातें चल रही हैं, तो ऐसे ही बातें होंगी, यानी ऐसे ही प्रयोग करके देखने होंगे। तो एक बार बस मोटा मोटा मैं आपको इसकी परिभाषा दोहरा देता हूँ, जो महर्षि व्यास जी ने वहाँ, क्षमा कीजिए, महर्षि पतंजलि जी ने बोली थी। बाकी आप एक बार फिर से योग दर्शन को खोलिएगा, जा करके देखिएगा, तो अपने हिसाब से भी समझिएगा वहां पर जा करके। सूत्र भूल गया मैं, याद नहीं रहता मुझे। हाँ जी, दृग दर्शन शक्त्योः एकात्मते वास्मिता, ये सूत्र है। बड़ा अटपटा सा सूत्र लगता है, तो बस सरल भाषा में मैं ऐसा ही कह देता हूँ कि जो आत्मा है, जो देखने वाला है, अनुभव करने वाला है, और जो दिखाने वाला है, सब चीज़ों का बोध कराने वाला मन है, या कहें बुद्धि है, जब इन दोनों के भीतर का भेद पता चल जाए, इन दोनों के भीतर का भेद हट जाए, तो उसको हम कहेंगे कि अस्मिता क्लेश हट रहा है। और जब भेद नहीं हो पा रहा है, उनको एक ही मान के चलता है व्यक्ति, एक रूप में ही व्यवहार होता है जो हम कर रहे हैं, और हमको अपने दैनिक जीवन के काम करते हुए, व्यवहार करते हुए, इन दोनों में कभी भेद नहीं होता। अनुभूति के आधार पर कह रहा हूँ, अनुभूति के स्तर पर जा करके हम कभी अनुभव नहीं कर पाते
इसका मतलब यही अस्मिता क्लेश है जो हमारे भीतर बहुत सूक्ष्मता में विद्यमान है। ये मन के भीतर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अभी इस पर और बात कर लेंगे, लेकिन आज तो समय हो गया है, आज की कक्षा को यहीं विराम देंगे। आप सब लोगों ने बहुत ध्यान से बातों को सुना, कक्षा में जुड़े रहे, इन पर विचार कीजिएगा। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ और विशेष धन्यवाद तो परमपिता परमात्मा का, जिन्होंने इस अस्मिता जैसे क्लेश को भी समझने के लिए सारी व्यवस्थाएं हमको ऐसे ही बाहर दे रखी हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है सीखने के लिए। तो ऐसे परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।